ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर भोज उत्पादन की युक्तियों में हम लोग जो है आज टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इन द चैप्टर ऑफ ट्वेल्थ क्लास स्ट्रैटेजीज फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर यानी कि ऊतक संवर्धन। इसकी शुरुआत इट वॉज स्टार्टेड इन 1950। 1950 में यह प्रारंभ हुआ था। ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर है क्या? पादप अंगों के ऊतक को यदि हम किसी विशिष्ट माध्यम में रखकर उसकी वृद्धि एवं देखभाल करते हैं तो उसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। इन टिश्यू कल्चर द मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गन इज डन इन अ स्पेसिफिक मीडियम। टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है कैलस कल्चर यानी कि कैलस संवर्धन, तो दूसरा कहलाता है टिश्यू कल्चर या सस्पेंशन कल्चर। कैलस को तो कैलस ही कहते हैं अपन लोग, सस्पेंशन को हम निलंबन संवर्धन कह सकते हैं। कैलस कल्चर के अंदर हम लोग कोशिकाओं को, सेल्स को यूज करते हैं सेलुलर मीडियम में, और सस्पेंशन कल्चर जो होता है उसका संवर्धन हम लिक्विड मीडियम में करते हैं। अब एक बंदा कैलस कल्चर कर रहा है, एक सस्पेंशन कल्चर कर रहा है, तो कौन सा कल्चर फास्ट होता है? ये वाला फास्ट होता है यानी कि तीव्र होता है। अब कैलस कल्चर हमको करना है तो हम लोग को एक्सप्लांट, जिसे हम लोग कर्तोतक कहते हैं, को यूज करना पड़ता है। कर्तोतक एक्सप्लांट होता क्या है? पादप का कोई भी भाग जिसे आप ऊतक संवर्धन के अंदर प्रयुक्त करते हो उसे हम लोग कर्तोतक कहते हैं। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड योर एक्सप्लांट। जैसे ये प्लांट है, ये नोड है, लीफ है और ये टिप है। ये नोड है, तो जो शीर्ष होता है, शीर्ष विभिजोतक, उसका उपयोग करके भी हम लोग टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। और नोड के जो सेगमेंट होते हैं जिन्हें हम नोडल सेगमेंट कहते हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। ज्यादातर नोडल सेगमेंट पर्व वाले खंड का उपयोग किया जाता है कर्तोतक के रूप में, क्योंकि इससे एक्सिलरी ब्रांचेस यानी कि कक्षी शाखाएं आसानी से निकल जाती हैं। अब हम कैलस कल्चर करने जा रहे हैं। तो अब हमारा शुरू हुआ कैलस
कल्चर। कैलस के अंदर व्हाट इज कैलस, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है, यानी कि अविभेदित कोशिकाओं के समूह को हम लोग जो है कैलस कहते हैं। कैलस के लिए हमने एक्स प्लांट लिया, प्लांट का कोई भी भाग जिसका कि ऊतक संवर्धन करना है। उस एक्स प्लांट के अंदर हमने विटामिन्स डाले, या उस एक्स प्लांट को निकालने के बाद हमने उसका निर्जमीकरण किया, निर्जमीकरण जिसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। और चूंकि जैसे ये तना का टुकड़ा लिया या विभज्योति लिया, इसके ऊपर अपन ने कुछ बायोकेमिकल डाले जिससे कि इसके ऊपर उपस्थित रोगाणु जर्म्स फ्री हो गया, ये जर्म फ्री हो गया, तो इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। और पूरा नाम इसका बोला जाता है सरफेस स्टेरिलाइजेशन, यानी कि सतही निर्जमीकरण। जैसे अपन ने चोट लग जाती है तो अपन डिटॉल लगा लेते हैं, तो दैट इज योर सरफेस स्टेरिलाइजेशन। ओके, इसके बाद में इसका एरिएशन किया जाता है, एरिएशन। एरिएशन का मतलब होता है वायवीकरण। वायवीकरण करने से आपने जो कर्तोतक लिया है, ये ले लिया सपोज करो, दिस इज योर एक्स प्लांट, और उसको आपने माध्यम में डाला, मीडियम में डाला। उस मीडियम के अंदर शुगर, सॉल्ट, विटामिन, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कि 2,4-D डाइक्लोरोडाइहाइड्रोक्सीफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D का उपयोग किया। आपने बाप का उपयोग किया, बाप बोले तो बेंजीन, अमीनो प्यूरिन, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, और ना का भी उपयोग करते हैं, यानी कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये जो होते हैं ये साइटोकाइनिन के रूप में काम करते हैं, और साइटोकाइनिन जो होता है उसका काम होता है कोशिका विभाजन। ओके, अब इसका आपने जो है एरिएशन किया। एरिएशन करने से क्या फायदा हुआ? मिक्सिंग हो जाएगा, यानी कि ये सारा जो मीडियम आपने लिया है वो सारा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा वायु के द्वारा, प्लस एयर उपलब्ध हो जाएगी, प्लस सेग्रीगेशन हो जाएगा। सेग्रीगेशन का मतलब सब चीज़ अलग अलग हो जाएगी, और जो है फिर कुछ घटक एक स्थान पर एकत्रित हो जाएंगे, एक स्थान पर एकत्रित हो जाएंगे। आया समझ में? अब ये मिक्सिंग हो गई बेटा। मिक्सिंग करने के बाद में हमने इस की सब कल्चरिंग करेंगे, सब कल्चरिंग करेंगे, यानी कि उपसंवर्धन करेंगे। उपसंवर्धन होने के बाद सब कल्चरिंग में क्या होगा कि कुछ पदार्थ निकालकर
उसे फ्रेश मीडियम में डालेंगे, फ्रेश मीडियम में डालेंगे। उससे क्या फायदा होगा कि शुष्क नहीं होगा। पहले का माध्यम, डू नॉट ड्राई अप। दूसरा, वॉल्यूम में कमी नहीं आएगी। तीसरा, न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। और फिर उसके बाद में हमको कैलस मिलेगा। ये कैलस क्या है? अविभेदित कोशिकाओं का समूह, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल हम इसको कहते हैं। ओके, अब इस कैलस का हम लोग जो है इससे नया प्लांट प्राप्त करेंगे। सपोज करो ये कैलस मिल गया और इसमें ये बहुत सारी कोशिकाएं हमको मिल गई। प्रत्येक कोशिका से अब आपको एक नया पौधा प्राप्त होगा, हजारों की संख्या में, इन 1000 plantlets are obtained, called as micropropagation। सूक्ष्म प्रवर्धन हम इसको कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो उस कैलस से आपने एक प्लांटलेट प्राप्त किया। प्लांटलेट का मतलब होता है पादपक, छोटा सा पौधा, और हजारों मिलते हैं। जब कैलस से आप हजारों संख्या के अंदर प्लांटलेट प्राप्त करते हो तो उसको हम सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। ओके, अब बात चलेगी कि उस पादपक को यानी कि प्लांटलेट को हार्डनिंग करते हैं। हार्डनिंग का मतलब होता है दृढ़ीकरण। जो मैंने कल बताया था कि उसको लो लाइट और हाई ह्यूमिडिटी में एग्रोक्लाइमेटिक जोन में तीन सीजन तक रखते हैं। हार्डनिंग का मतलब दृढ़ीकरण। अब जो आपको छोटा पौधा मिला, अब हमको ये चेक करना है कि यार वो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र के अंदर पनप भी पाएगा कि नहीं पनप पाएगा। तो उसको हम लोग जो है लो लाइट इंटेंसिटी और हाई ह्यूमिडिटी के अंदर एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंदर 2 से 3 सीजन तक रखते हैं। और अगर वो जीवित रह जाता है, अगर वो जीवित रहता है इन प्रतिकूल परिस्थितियों में, इन अनफेवरेबल कंडीशन में, तो फिर हम उसको इवैल्यूएशन के लिए भेज देते हैं। बता चुका हूं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इवैल्यूएशन करता है, उनके बीजों की तहकीकात करता है। अगर वो हर क्षेत्र के अंदर अच्छे निकलते हैं तो उनको वो सर्टिफाई करके किसानों के मध्य में बांटने के लिए दे देता है। यहां पर हमको जो ये प्लांटलेट मिला एक कैलस से, इन 1000 प्लांटलेट्स आर ऑब्टेन्ड, दिस इज कॉल्ड योर माइक्रो प्रोपोगेशन। इसी को हम लोग क्लोनल प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं। प्रोपोगेशन कब? जब एक प्लांटलेट से, क्योंकि इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन समान है, एक प्लांटलेट से कई प्राप्त करते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्लोनल प्रोपोगेशन, क्योंकि क्लोन बना हुआ तो उसका, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। ओके, तो ये तो रहा हमारे पास में कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर।
कैलस कल्चर में हमने कोशिका का उपयोग किया और सस्पेंशन कल्चर के अंदर हमने जो है लिक्विड माध्यम का उपयोग किया। बस इसमें यह बात है कि कैलस कल्चर हो या सस्पेंशन कल्चर हो, दोनों के अंदर, दोनों में कार्बन का सोर्स या स्रोत होना चाहिए। दूसरी बात, ये कैलस कैलस सस्पेंशन कर रहे हैं, कैलस और सस्पेंशन वाला कल्चर कर रहे हैं हम लोग, इससे फायदा क्या है, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस इसका कल्चर, सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या है। तो पहला तो ये है कि हमको प्लांटलेट्स प्राप्त होते हैं। दूसरा, बायोमास जैव भार प्राप्त होता है। तीसरा यह कि इससे ट्रांसजेनिक पौधे भी प्राप्त किए जा सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट प्राप्त किए जा सकते हैं। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है, जैसे ये ए एक पौधा है, बी दूसरा पौधा है, इसके अंदर कोई अच्छा जीन है, अगर उस अच्छे जीन को ए वाले पौधे में ट्रांसफर किया जाएगा तो उसको हम ट्रांसजीन कहेंगे, जिससे ए पौधे के अंदर अच्छे लक्षण विकसित हो जाएंगे। इस प्रकार के पौधे को हम लोग ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं। आज के युग के अंदर विभिन्न प्रकार के ट्रांसजेनिक पौधे, ट्रांसजेनिक औषधियां, कई सारी चीजें प्राप्त की जा रही है। सबसे अधिक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के रूप में चूहे को उपयोग में लिया गया था जूलॉजी के अंदर। अब बात चलती है कि ये तो था हमारे पास में माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसको कि हमने क्लोनल प्रोपोगेशन कहा। कायिक संवर्धन जो होता है, यानी कि वेजिटेटिव कल्चर जो होता है वह होता है क्लोनल प्रोपोगेशन, यानी कि क्लोन वाला प्रोपोगेशन होता है। जो भी अपन ने प्राप्त किया था, अपने को कैलस मिला था, ये कैलस मिला था, और इसकी हर एक कोशिका से हमने एक एक पौधा प्राप्त करके हजारों की संख्या के अंदर पौधों को प्राप्त किया, जिसको कि अपन लोग माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहा। हमने क्या कहा, माइक्रो प्रोपोगेशन कहा। अभी दूसरी बात यह है कि सोमा क्लोनल प्रोपोगेशन, सोमा क्लोनल में क्या होगा, जैसे कोई सेल है, उसके अंदर आलू का भी जीन है, पोटैटो का भी जीन है और टमाटो का भी जीन है, और वो पादपक है, यानी कि दो प्रकार के जीन उसके अंदर उपस्थित हैं। और फिर उससे उसका आपने कल्चर किया और पादपक प्राप्त किया, तो वो आपका सोमा क्लोनल प्रोपोगेशन को शो करेगा। क्लोनल प्रोपोगेशन में तो एक समान जीन थे, सोमा क्लोनल प्रोपोगेशन में ऐसा घटक चुन रहे हो जिसमें दो प्रकार के जीन है और फिर आप पादप प्राप्त कर रहे हो, तो उसको अपन लोग बोलते हैं सोमा क्लोनल प्रोपोगेशन। ओके, अब तीसरा मैं आपको समझा रहा हूं एंथर कल्चर, परागकोश संवर्धन। इसके अंदर हम लोग पोलन ग्रीन परागकण लेते हैं, उसके न्यूक्लियस को चुनते हैं, ठीक। अब उस न्यूक्लियस का
अंदर पॉलीप्लॉइडी करते हैं, पॉलीप्लॉइडी यानी बहुगुणितता। और बहुगुणितता किससे करते हैं? कोलचिसिन से करते हैं। तो पहले तो हमको संवर्धन करने पर एक ही कोशिका में बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं, न्यूक्लियस, और फिर उस न्यूक्लियस का संवर्धन करके नया प्लांट प्राप्त कर लिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एंथर कल्चर। एंथर कल्चर के बारे में फर्स्ट गुहा साहब ने, गुहा एंड महेश्वरी, गुहा एंड महेश्वरी ने बताया। और किस में काम किया था उन्होंने? दतूरा। ओके, तो ये तो रहा हमारे पास में एंथर कल्चर। अब चौथा आता है हमारे पास में ओवरी का कल्चर। एंथर कल्चर से प्राप्त पादप जो होता है वह बंधे नहीं होता, स्ट्राइल नहीं होता है। चौथा हमारे पास में है बाय ओवरी। ओवरी को अगर आप देखोगे तो इसकी एक अनफर्टिलाइज्ड सेल जो एक सेल ही होगी उसको लिया जाता है, उसका कल्चर किया जाता है, उससे प्लांट प्राप्त करते हैं, प्लांटलेट प्राप्त करते हैं। तो ये कैसा होगा? एन। लेकिन ये जो ओवरी से प्लांटलेट मिलता है यह आपका स्ट्राइल होता है, बंद होता है। बात समझ में आई? लेकिन अगर इसके ऊपर मैं कोलचिसिन डाल दूं तो यह होमोजाइगस हो जाएगा, और होमोजाइगस होने पर हमको प्योर लाइन, शुद्ध रेखा मिलेगी। डन। दोबारा ओवरी की अनिषेचित कोशिका को लिया जो मुख्यतः अंड कोशिका होगी, उसका कल्चर किया, उसे प्लांटलेट लिया। प्लांटलेट जो होता है वो बंद होता है ओवरी से प्राप्त, उसके अंदर कोलचिसिन डाला, कोलचिसिन डालने पर वह संयुग्मनजीवी हो गया, जिससे कि आपको शुद्ध वंश क्रम प्राप्त होगा और उसका उपयोग आप आगे की संतति में कर सकते हो। ये सब कल्चर जो करते हैं वो F1 में से करते हैं। F1 पीढ़ी जो प्राप्त होती है क्रॉस करने के बाद में, उसके अवयवों को उपयोग में लेते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण शक्तता, यानी कि एक सेल से पूरा प्लांट, होल प्लांट बॉडी यदि प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। ओके, गॉटलिब एंड हैबरलैंड ने एक प्रयोग किया था। एक कैरेट सेल, गाजर की सेल डाली, उसके अंदर कोकोनट मिल्क डाला, उसके अंदर था साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ने क्या किया? सेल डिवीजन किया और आपको लंप ऑफ सेल्स मिल गया, कोशिकाओं का समूह मिल गया, ये मिल गया, जिसे हम लोग कैलस कहते हैं। और इसी कैलस से उन्होंने न्यू प्लांटलेट यानी कि पादपक प्राप्त कर लिया, जिसको फिर माइक्रोप्रोपोगेशन में प्रयोग में ले लिया गया। आया? तो जब एक सेल से पूरी की पूरी प्लांट बॉडी प्राप्त होती है तो हम उसको टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तता कहते हैं। एक होता है प्लूरीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी और प्लूरीपोटेंसी में फर्क होता है। प्लूरीपोटेंसी, जब एक सेल से
कोई ऑर्गन या पार्ट प्राप्त होता है, बट नॉट द फुल बॉडी, तो हम उसको प्लूरिपोटेंसी कहते हैं, यानी कि अपूर्ण शक्तता कहते हैं। ओके, ये है कहानी टिश्यू कल्चर की। अब हम बात करेंगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, जिसे हम लोग जीव द्रव्यक संलयन कहते हैं, इसमें दो विभिन्न कोशिकाओं को मिलाकर नई कोशिका प्राप्त की जाती है, जिसमें दोनों के लक्षण होते हैं। सो दिस इज योर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। हिंदी में बोलते हैं इसको जीव द्रव्यक संलयन। इसी का दूसरा नाम है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि कायिक संकरण कहते हैं। डन। अब ये कैसे करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं अपन। इधर ये पोटैटो सेल ली, यानी कि आलू की कोशिका ली, ये ली, और एक मैंने टमाटर की ली, टोमेटो सेल, ये री टोमेटो सेल। पहली बात तो आपको यह सीखना चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म, दोनों को मिला दो तो प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। अब मुझे तो प्रोटोप्लास्ट करना है, और ये कौन होगी तुम्हारी सेल वॉल। तो मैंने सेल वॉल को बोला भाई तुम तो इसका भाग नहीं हो, फिर तुमको क्यों फ्यूज करूं। तो उसने बोली सर आप मुझे हटा दो। तो मैंने अब सेल्यूलेज एंजाइम लिया, अगर सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है। पैक्टिनेज एंजाइम लिया, यदि सेल वॉल पैक्टिन की बनी होती है, उससे सेल वॉल हट जाएगी, और अब आपको ये आलू की सेल मिलेगी पी वाली, और ये आपको टमाटर की सेल मिलेगी टी वाली। इन दोनों को अब इलेक्ट्रिकल फ्यूजन कराते हैं, वैद्युत संलयन, या हम लोग जो है पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल डाल देते हैं माध्यम में। ये माध्यम हो गया, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल फ्यूजन कराया और पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल को भी डाल दिया। अब ये दोनों कोशिकाएं मिल जाएंगी, और इनके अंदर आपको दोनों के लक्षण देखने को मिलेंगे। पीईजी पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल में से क्वेश्चन पूछते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपटेक ऑफ द डीएनए, या डीएनए के अंतर्ग्रहण के लिए उत्तरदायी होता है। और इलेक्ट्रिकल फ्यूजन करते हैं हम लोग वाइब्रेशन से, तो दोनों कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं और दोनों के केंद्रक भी मिल जाते हैं। इसके अंदर अब टमाटर के भी लक्षण हैं, पोटैटो और आलू के भी लक्षण हैं। पोटैटो और टमाटो दोनों के लक्षण इसके अंदर विद्यमान है। इसी को हम लोग प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कहते हैं, और चूंकि इसमें दो विभिन्न कोशिकाओं को साथ में लिया गया है, तो इसको हम लोग जो है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, कायिक संकरण भी कहते हैं। अब लोगों ने बोला कि सर इसका नाम क्या रखें, तो आलू का नाम है पोटैटो, टमाटर का नाम है टमाटो। उन्होंने बोली पहले के दो लेटर ये ले लो, ये हो गया पीयू, और इसके आखिरी वाले लेटर ले लो 4, तो ये हो गया मैटो।
तो नया जो आपको प्राप्त हुआ उसका क्या नाम रख दिया गया? पोमैटो। अगर आप टमाटर की सेल पहले ले रहे हो और पोटैटो की सेल बाद में ले रहे हो तो उनके बीच चलो पहले वाले टमाटो के टीओ ले लो और ये ले लो टोपेटो, ये हो गया। ऐसे नाम इन्होंने रखने शुरू किए। इससे क्या फायदा है कि हमको आलू और टमाटर अलग अलग ना खरीद कर एक ही पोमेटो खरीदना पड़ेगा या एक ही टोपेटो खरीदना पड़ेगा। इस विधि को हम लोग जो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहते हैं। और इसी के साथ हमारा जो है टिश्यू कल्चर भी समाप्त होता है, साथ में स्ट्रैटेजीज फॉर द एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन भी समाप्त होता है। थैंक यू।